नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज एक मरतबा फिर पुलवामा में इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में एक आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जवान हमारा भी शहीद हो गया है। 53 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस ने मिलकर के घेराबंदी की थी। कॉर्डन करने के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां से आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद से लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक आतंकवादी मार गिराया गया। हालांकि अभी भी वहां उस एरिया को कॉर्डन किया गया है। कॉर्डन करने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पे कुछ आतंकी हो सकते हैं, लेकिन आपको बताते चलूं कि पिछले कुछ महीनों में लगातार अग्रेसिवली सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आतंकवादियों पर हमला बोला जा रहा है। यानी ऑपरेशन ऑल आउट पूरी तरीके से चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों को ये पूरी कामयाबी है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े जो मिलिटेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया भी गया है, आगे भी किया जाएगा। ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी की बात है। और दूसरी ओर सभी सिक्योरिटी एजेंसीज अगर मिलकर के तालमेल के साथ काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं, जो ग्राउंड जीरो पर थे। फिदा, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए विनोद, मैं आपको बता दूं, अगर हम दक्षिण कश्मीर के पुलवामा की बात करेंगे, जहां पे अलल सुबह जो है मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई है। इस झड़प में अगरचे पहले ही 10 मिनट के अंदर एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है। पहले ही बताया गया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके में पहुंची तो जब मिलिटेंटों को नजर पड़ी तो मिलिटेंट उस घर से बाहर आ रहे थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां जो है वो चलाई, जिसके नतीजे में दो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें से एक जो है जिनको गंभीर चोटें आई, उनको बाद में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है, हालांकि उनकी हालात खतरे से बाहर बताई गई है। पहले ही सूचना थी कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं, जिसके आधार पे वहां पे पुलवामा पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ ने उस इलाके में जाकर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया। जो ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन की पार्टी पे मिलिटेंटों को नजर पड़ी तो उन्होंने फायर खोला, जवाबी कार्रवाई की गई। इस बीच इलाके में गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई, क्योंकि सुबह का वक्त ही था, लोग अपने घरों में थे, कुछ लोग सो ही रहे थे और कुछ लोग जो है अपने अपने इलाकों में काम करने की वजह से निकल गए थे। लेकिन जब उन्होंने गोलियों की आवाज सुनाई दी गई तो वो अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वहां पे, क्योंकि वहां पर अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इलाके में मौजूद थी और वहां पर वो तलाशी अभियान जो है उन्होंने अपना तलाशी अभियान जारी रखा है, क्योंकि आशंका ये थी पहले ही 1 से 2 या 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर हो सकते हैं। इस रूप में या तो फिर मिलिटेंट वहां पर पहले ही जब उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई या तो वो तब भागने में कामयाब हुए या फिर वहां पर ही मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी इस वक्त क्या है कि कॉर्डन किया हुआ है पूरे एरिया को, सर्च चल रही है क्या रात? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अभी भी इलाके में मौजूद है जहां पर ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। क्योंकि पुलवामा एक ऐसा इलाका है, अगर हम दक्षिण कश्मीर पे नजर डालेंगे, चाहे वो पुलवामा हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो या अवंतीपुरा के साथ साथ जो कि उसका एक सटा इलाका है, त्राल इलाके में कहीं ना कहीं पे आए रोज वहां पर गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई देती है। क्योंकि पिछले 1 महीने पे अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मुठभेड़ है वो दक्षिण कश्मीर में देखने को मिले, क्योंकि बड़े टॉप कमांडर्स भी उन मुठभेड़ में हलाक हुए हैं, जो मिलिटेंटों को एक बहुत बड़ा जो है झटका लगा दक्षिण कश्मीर के अंदर, क्योंकि टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद वहां पर जो ऑपरेशन है वो चलाया गया बड़े पैमाने पे। और अगर इस वक्त की बात करेंगे, क्योंकि अभी भी जो हमारे सूत्र है उनका यही कहना था अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पुलवामा में मौजूद है। विनोद, फिदा, अमूमन यह होता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि यहाँ से वो एस्केप कर गए हैं, भाग गए हैं, तो वहाँ पे कॉर्डन करते हैं और सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। अगर उनको लगता है कि वहीं पे मौजूद हैं
या फिर एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, तो फिर वो वहाँ पे रात के समय जनरेटर लगा करके करते हैं। क्या जनसेट लगाए गए हैं वहाँ पर? देखिए विनोद, अगर रात के वक्त वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता तो जरूरी है वहाँ पे लाइट को इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन अब जब 5 से 4 बजे के आसपास वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो वहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब अचानक से सिक्योरिटी फोर्सेस किसी इलाके में पहुंचती है जहां पर उनको आशंका होती है कि वहां पे उस इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है, और जब वो घर से बाहर आए तो ये भी बताया जाता है कि उसी बीच उन्होंने एक से दूसरे घर में छलांग मारने की भी कोशिश की, जिसके नतीजे में पहला मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है। हालांकि जिस तरह से फिर तलाशी अभियान चलाया गया, हालांकि उन घरों की तलाशी ली गई है, बहुत बार उन घरों की तलाशी ली गई है जिन पे वहां पे शक था, जिनको वहां पे कॉर्डन में ले लिया गया था। स्थिति अभी सामान्य है और वहां पर अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं ना कहीं पे नजर आ रही है। विनोद, फिर अब ये सोचना है कि ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जो मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, क्या ये नई रिक्रूटमेंट है, बुरहान वानी के बाद के हैं ये? देखिए विनोद, अगर हम इस पर नजर डालेंगे, क्योंकि खुद जो पुलिस के सरबराह है या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो भी मानते हैं कहीं ना कहीं पे और भी यहाँ पे मिलिटेंट यहाँ पे मौजूद है, और उनका यही कहना था कि जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, चाहे वो नए मिलिटेंट हो या पुराने मिलिटेंट हो। अगर हम पुराने मिलिटेंटों पर नजर डालेंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने में या 40 दिनों के अंदर अंदर जो पुराने मिलिटेंट थे, जो टॉप कमांडर्स में से थे, वो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी जगहों पर जो मुठभेड़ हुई है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, चाहे वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, त्राल हो, उन जगहों पे कहीं ना कहीं पे वो हलाक हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जवाबी कार्रवाई थी। अब ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या नई रिक्रूटमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है दक्षिण कश्मीर के अंदर। फिदा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे संवाददाता फिदा हुसैन, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से अभी भी वहाँ पे कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, और ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मिलिटेंट की तादाद, टेररिस्ट की तादाद, आतंकवादियों की तादाद ज़्यादा थी, कुछ भागने में हो सकता है सफल हो गया। भले ही चाइना और पाकिस्तान की जुगलबंदी हो, लेकिन पीओके के लोग इन दोनों से नफरत करते हैं। आज इस बात की पुष्टि होगी। आज पीओके के लोगों ने चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ज़ोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। चाइना वो यहाँ पर जो 2 बांध बना रहा है झेलम और नीलम नदी पर, इसको लेकर के वो खुश नहीं है। लोकल लोग इसको लेकर के खुश नहीं है, और शायद एक यही कारण था कि आज उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया, और उनका ये मानना है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, लिहाजा ये कताई जो करार हुआ है बांध बनाने को लेकर के, इस करार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार को जल्द से जल्द, ये उनका कहना है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान सरकार को जल्द से जल्द चीन के साथ इस करार को तोड़ना होगा। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कर्नल वीरेंद्र शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शाही, आप हमें ये बताइए कि आज पीओके में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ज़ोरदार प्रोटेस्ट हुआ है। उनका ये कहना है कि जो बांध, डैम वहाँ पर बनाए जा रहे हैं नीलम और झेलम दरिया पर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं उस करार से उनको बड़ी एतराज़ आता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जी अगर किसी इलाके को पूरी तरह इग्नोर किया है जी, तो वो है गिलगित बल्टिस्तान का इलाका, और काफी हद तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू का इलाका जी। और लगातार इन लोगों की शिकायतें होती रही हैं, चलती जा रही हैं। अब तक वो शायद इसको बर्दाश्त करते रहे थे, पर जब वो देखते हैं अपने आप को कंपैरिजन करके कि किस तरह से तरक्की हो रही है उन कश्मीरियों की या उस जम्मू कश्मीर के भाग की जो भारतवर्ष के साथ है जी, यूनियन टेरिटरी बन गया है, पूरे देश के कानून यहाँ लागू हो गए, पूरे देश का जो डेवलपमेंट है उसका हिस्सा उनको मिलता है जी। जबकि पाकिस्तान में एक पंजाब प्रोविंस का इतना ज्यादा डोमिनेशन है उनकी गवर्नमेंट में, तो ये लोग के पूरी तरह से इग्नोर होते आ रहे हैं, इनकी परवाह नहीं की जाती जी। और कोई भी जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरह से किया जाता है कि जिसका बेनिफिट बाकी पाकिस्तान को मिल जाता है
जो इलाका है इनको बेचारों को इग्नोर कर देते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता। जी तो इनका एजुकेशन बिल्कुल वाजिब है और बढ़ेगा ये। जी अब वो लोग ऐसे स्टेज पर आ गए हैं, जैसा रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वो एक काउंसिल बनाएंगे 6 लोगों की, जी जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। राइट उसके हकूक जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर से और उनके जो लोकल प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं वो उससे ज्यादा होंगे। जी और ये 6 लोगों की जो काउंसिल है इसके हेड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। जी तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गवर्न करेंगे और एक मिलिट्री गवर्नर वहां लगाएंगे। जी तो ये पूरी तरह इस इलाके को दबाने की कोशिश पाकिस्तान करता आया है। काफी देर तक उन लोगों ने बर्दाश्त किया है, पर अब वक्त ऐसा आ गया है कि शायद वो और आगे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल साई हमने लोकसभा में भी राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। क्या इस वक्त इंडिया को पीओके के लोगों की मदद करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? बिल्कुल उसी तरह करनी चाहिए जैसे हमने बांग्लादेश की मदद की थी। जी चाइना का वहाँ इंटरफेरेंस है जी और मेरे ख्याल में चाइना की एक बड़ी जबरदस्त दुखती नर रग ये भी है कि उनका कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके से गुजरता है। जी और अगर हम गिलगित बल्टिस्तान का इलाका और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू का इलाका जी अगर हम उसको वापस लेते हैं जी तो उनका वो कॉरिडोर तो हमारी हुक्म के बगैर नहीं जा सकेगा। जी ये चाइना को भी बड़ी भारी परेशानी है जी और वहाँ की तो लोकल पॉपुलेशन है जी और उनके लेबर नहीं लगाए जा रहे। जी लेबर चाइनीज आ रहा है, जी सुपरवाइजर चाइनीज आ रहे हैं, बेनिफिट चाइनीज ले रहे हैं। जी पाकिस्तान गवर्नमेंट तो बेच गई है अपने मुल्क, जी वो जी एक बिका हुआ मुल्क है। जी कॉलोनीज बन गई हैं, जी बस्तियां बन गई हैं, टाउनशिप्स बन गई हैं चाइनीज की। जी और जैसा कि उनको ख्वाब दिखाया गया था कि जब ये कॉरिडोर बनेगा जी डेवलपमेंट होगी, नए जी नए टाउन आएंगे जी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तानियों को भी नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल पीओजेके से जो जी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पीओजेके को नहीं मिल रहा। जी सब चाइनीज लेबर आता है, चाइनीज लेबर काम करता है। जी 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 कल इस तरीके से ये लोग हर तरह से एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और अब वो और ज्यादा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और किसी न किसी स्टेज पर मेरे ख्याल हमें प्रोएक्टिवली इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ उनको भी आजाद करें जी असली माने में। जी अभी तो वो जी अपने आप को गुलाम कह देते हैं जी हम लोग आजाद हैं, जी पर है जी नहीं। जी कल साहब बहुत साथ ही जो हमारा अपना पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया है जी वो हमारा इलाका है। राइट बड़े राइट जोर राइट शोर से गृह मंत्री ने कहा था कि जान दे देंगे हम उस इलाके के लिए। जी मेरे ख्याल में वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करण साई। दर्शकों अब हम बात करेंगे ट्विंस डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी की। डोमिसाइल के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं क्योंकि कुछ असामियाँ निकली हैं जिसके लिए हालांकि सरकार ने कहा कि शुरुआती दौर में आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी नियुक्ति होती है उसके बाद आप डोमिसाइल दिखा करके अपनी अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग समझते नहीं हैं और ऐसा ही कुछ देखने को आज जिला पुंछ में तहसीलदार एक कैंप लगाते हैं, ये सोच करके कैंप लगाते हैं कि लोगों के हाथों में डोमिसाइल प्रोवाइड किया जाए, यानी डोर स्टेप पे उनको सारी सुविधाएं दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग समझते नहीं हैं। पुंछ के लोगों ने तब भी गलती की थी जब हम सब देख रहे थे कि जब बैंक में पैसे निकलवाने के लिए लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया था और अब तो अनलॉक हो गया, अब भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आइए पहले वो दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से मारामारी पड़ी हुई थी कि जैसे आज ही लास्ट डेट है, आज ही डोमिसाइल मिल रहा है और इनको पता नहीं है कि अगर एक भी व्यक्ति वहाँ पे संक्रमित होता वो जाने कितने लोगों को संक्रमित कर देता।
लिया है। नियाबत लेवल पे हम कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए। आज यहाँ देहरादुनिया में हमने कैंप रखा है। सुबह से तकरीबन 450 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके हैं अभी तक, और शाम तक हम ये करेंगे जितना भी हमें हो सकेगा। इसी को फॉलो करते हुए परसों भी हमने कैंप रखा है एक शहीदारा में, और इसी तरीके से हफ्ते में 2 कैंप्स हम रखेंगे ताकि हम वहीं जाके पब्लिक डिलीवरी करें एट द डोर स्टेप। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारी पब्लिक से अपील है कि हम खुद क्योंकि आ रहे हैं अब नियाबत लेवल पे, गांव में हम खुद जा रहे हैं, तो इसलिए आप कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें, फाइल सबमिट करें, थोड़ा वेट करें और दूर दूर रहें, खुद भी ध्यान रखें। और मेरी अपील ही है लोगों से दर्शकों, जब हमने अधिकारी से बातचीत की तो अधिकारी का साफ कहना था कि हम कैंप्स लगा करके डोमिसाइल बर्बाद कर रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन लोगों को खुद सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन को करनी होगी। दर्शकों, हमने आपको पुंछ का बताया कि पुंछ में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाएगी। अब राजौरी की भी बात करते हैं। 16 नए पॉजिटिव मामले आए जिसमें कुछ दुकानदार भी हैं। चिंता का विषय है। दोनों ही खबरों पे जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, आप तो ये जानना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को क्यों वायलेट किया जाता है। ठीक बात है, कैंप लगा करके आप डोमिसाइल प्रमाण पत्र दीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा मत कीजिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करें। क्या कहेंगे? जी मनोज जी, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जो से सामने आया है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का देहरादुनिया इलाका है, जहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैंप लगाया गया था। कैंप लगाने की बात अलग थी, मगर इन प्रशासन को उससे पहले बड़े कदम जरूर उठाने चाहिए थे कि वहाँ सोशल डिस्टेंस की धज्जियां न उड़ जाए, लोगों की ज्यादा भीड़ न जमा हो जाए। इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई काम पहले नहीं किया गया, और वहाँ काफी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं, तो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से सफाई देकर ये जरूर कह रहा है कि इसमें लोगों को साथ देने की जरूरत है, मगर लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी ये कदम पहले से ही उठा लेने चाहिए थे कि इसके अंदर अगर लोगों की तादाद आपके पास पहुंचेगी उसके लिए पहले से तैयारियां करनी चाहिए थी, जो बिल्कुल नहीं की गई थी। हालांकि राजौरी और पुंछ से कोविड के लेके पुंछ की बात अगर हम करें तो पुंछ में कोविड को लेकर अब हालात पहले से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, जहाँ रिकवरी रेट बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत कम तादाद है जो पॉजिटिव लोगों की तादाद रहेगी। मगर जिस तरह के हालात आज सामने आए हैं, जरूर चिंता का विषय है। जी जमशेद, आपको नहीं लगता है कि इसमें लोगों की भी गलती है? इससे पहले भी हम वक्तन वक्तन ये बताते रहे हैं कि पुंछ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करते हैं। जब हम उनके अकाउंट में पैसे आए थे तब भी बैंकों में भी, जब लॉकडाउन था, बैंकों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया गया था। क्या कहेंगे आगे? इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों की? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की जिम्मेदारी जरूर बनती है, मगर जहाँ तक लोगों की बात है, जिस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर इन दिनों बड़ी बातें की जा रही हैं, उसको लेके पहले ही इंतजामिया को ये चीज पता थी कि यहाँ जब सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे वहाँ काफी रश लोगों का होगा, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों के लिए आज लोग उसके लिए बड़ी बड़ी लाइनों में जरूर खड़े होते हैं। हालांकि पुंछ की अगर हम बात करें, पुंछ से इससे पहले भी बैंकों में हमने देखा बड़ी बड़े रश देखे, लोगों की तरफ से धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज भी पुंछ में कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है। मगर लोगों की गलती के साथ साथ प्रशासन की भी एक लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन को ये चीज पहले से ही पता थी कि जहां वो सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, जहां प्रशासन ये बड़े दावे कर रहा है कि 500 के ज्यादा लोगों के आई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, तो ऐसे हालात पहले से ही प्रशासन को पता होता है। प्रशासन को इसके लिए पहले ही एहतियातन कदम उठाने चाहिए थे। हालांकि वहाँ पुलिस जरूर तैनात की गई थी पहले ही, मगर पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल डिस्टेंस पे बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कहा गया, जिसकी वजह से लोगों का जमावड़ा खड़ा हो गया, जहाँ काफी तादाद में आज लोग नजर आए जिनकी तरफ से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने के साथ इन लोगों की सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की थी इनमें से जिनमें आज भी मास्क नहीं पहने हुए थे। जमशेद, अब मैं बात करूंगा कोविड-19 पॉजिटिव की। ये 16 एक साथ मामले आए हैं और बताया जा रहा है इसमें से 3 कोई दुकानदार भी हैं। क्या है पूरी स्टोरी? जी मुझे बिल्कुल, राजौरी से आज ये 16 नए मामले सामने आए हैं, जो बड़ी चिंता का विषय इसलिए भी बन चुके हैं क्योंकि इसमें 3 दुकानदार सुंदरबनी से जो है पॉजिटिव आए हैं। अगर हम इस टोटल 16 की बात करें तो इसमें 5 बीएसएफ के जवान हैं, 2 आर्मी के जवान हैं, 2 आईआरपी के जवान हैं और टोटल 7 लोग सिविलियन हैं जो इसमें पॉजिटिव आए हैं। मगर सबसे चिंता का विषय सुंदरबनी में उस वक्त बना जब सुंदरबनी में 3 दुकानदारों की रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं और उसके बाद प्रशासन की तरफ से फौरी इस इलाके को बंद कर दिया गया। यहाँ तमाम बाजार
को बंद कर दिया गया है। बाजार बंद करने के साथ साथ प्रशासन की तरफ से लोगों के कांटेक्ट की तलाश की जा रही है। मैं प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय विनोद ये रहेगा कि यहाँ के लोगों की, उन लोगों की पहचान करनी जो इनके कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि ये दुकानदार हैं, इनकी दुकानों पे हर रोज बड़ी तादाद में लोग पहुंचते थे। वो प्रशासन के लिए बहुत चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि राजौरी पहले ही यहाँ एक सीआरपीएफ जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राजौरी में पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया। चौथा दिन है राजौरी में लॉकडाउन का, और आज से उसके क्लोज कांटेक्ट के लोगों के सैंपलिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ, क्योंकि इस सीआरपीएफ के घर में एक फंक्शन हुआ है जहाँ बड़ी तादाद में सिटी से भी लोग गए और ये खुद भी बाजार में बड़ी शॉपिंग करने पहुंचा। उसके बाद हालात राजौरी में दोबारा तब्दील हुए। राजौरी को आज चौथा दिन लॉकडाउन कर दिया गया और आज से लोगों के क्लोज कांटेक्ट की सैंपलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो आने वाले 3 दिन तक जारी रहेगा। वही प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय जो बना है वो बना है सुंदरबनी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे जॉइंट एक्शन कमेटी की। एम्प्लॉइज़ की जॉइंट एक्शन कमेटी है और उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी सरकार को दे दी है। उनका पहला टारगेट है कि जितने भी डेली वेजेस हैं उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। वक्तन हर एक सरकार ने इनसे वादा किया था, लेकिन इनको रेगुलराइज नहीं किया। दूसरे लोग लंबे समय से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुलाजमों की वेतन विसंगतियाँ, इन सबको दूर करना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी डिमांड को नहीं माना गया और डेली वेजर्स को रेगुलराइज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार के खिलाफ दावा भी बोलेंगे। जिसके यहाँ ऐसे डेली वेजर और कैजुअल लेबर भी हैं जिनको एक साल तक सैलरी नहीं मिल रही है। यहाँ सीमेंट एम्प्लॉइज़ में काम करने वाले मुलाजम हैं, 18 महीने उनको हो चुका है, लेकिन उनको सैलरी नहीं। ये बड़े दुख की बात है कि मुलाजम जो हमारा इस कोविड-19 को लेके दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, वो चाहे पीएचई के अंदर काम, पीएचई है, चाहे पीडीडी है, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं, ये दिन रात काम करते हैं। लेकिन सरकार को भी ये मसले जो है मुलाजमों के प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। इसके साथ SRO 24 आप देख लीजिए कि जितने कॉलेज ये 5 कॉलेज जो खुले हैं, तो कितने टाइम से वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो यूटी की सरकार है अभी तक उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। दर्शकों, हम बात करेंगे सफ़ेद हाथी की। मेरा मतलब है जो जम्मू का बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड, उसमें जो बनने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसकी जो कॉस्ट है वो 213 करोड़ रुपए अपने आप में एक अमाउंट है। आप सोच सकते हैं 2016 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस रफ्तार से यहाँ पर निर्माण होते हैं। 37.5 कनाल पर यह मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है और इस पार्किंग में 1312 गाड़ियाँ और 177 धुपिया वाहन एकदम से खड़े हो सकते हैं, नहीं एट ए टाइम खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस सफ़ेद हाथी का लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, लेकिन किसी ने फीता नहीं काटा है, कोई यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकता है। और इस वक्त जब हल्के फुल्के बाज़ार खुले हैं तो शायद ये खुला होता तो लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलता। हालांकि हमने जब अधिकारी से बातचीत की, जब जम्मू विकास प्राधिकरण के अधिकारी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ये परेशानियाँ आई हैं। उनको ये कहना है कि लेबर जो श्रमिक है वो बाहर चले गए हैं। इसके अलावा कहना है कि बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। आइए देखते क्या कहना है। 15 अक्टूबर 2016 को हुआ था स्टार्ट। तो इसमें हमें कुछ काफ़ी प्रॉब्लमें भी आई कि जैसे कुछ उधर मसले थे, उसकी वजह से डिले हो गया। जैसे कोई लोकल मंदिर था या कुछ और था, कुछ उस शिफ्ट करने में। हाँ, तो टोटल कितना कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका? इसकी 213.08 करोड़ है। 213 तो क्या उम्मीद जी, हम इस साल ही सितंबर एंडिंग तक हम कंप्लीट दे देंगे। टू लेबर हमें मिलनी चाहिए। अब कोविड की वजह से हमें लेबर की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दुकानदारों के हमने वो लाट ड्रा कर दी हैं, परसों ही की है। तो उनके 53 दुकानें थी, तो वो उनके अलाट ड्रा कर दिए। जो उनके आए होंगे वो उनको मिल जाएगी। ये कंप्लीट पार्किंग हमारी फर्स्ट 2 और 3rd फ्लोर पे पार्किंग है, वो तो तैयार है। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज है ना रोड, उसका काम रहता वो है ग्राउंड में। जैसे बसेस का है, कठुआ रोड की, कटरा रोड की,
उनके लिए जो है इंटरनल रोड की प्रॉब्लम आ रही है, वो अब हमारी फाइनल एक्टिविटी चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि व्यापारी क्या कहते हैं। व्यापारियों की परेशानी ये है कि अगर व्यापारी कहते हैं कि अगर समय रहते इस मल्टी स्टोरी पार्किंग को शुरू किया गया होता तो आज ऐसा नहीं होता। सर जी अब हम इस बारे में क्या बोलें, ये 2 साल हो गए सुनते हुए कि पार्किंग अभी उद्घाटन होगा, अभी स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट होगी। अब जो LG साहब जो नए आए थे, इन लोगों ने भी बोला था 31 मार्च को हम आपको फाइनल टचअप दे के पार्किंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद चलो हालात ठीक नहीं रहे, जो भी है अब तो पूरी कंप्लीट है ये पार्किंग। मालूम नहीं मुझे क्यों कर रहे हैं, लोगों को इतनी दिक्कत है, किसी की गाड़ी सड़क के ऊपर नहीं लगने दे रहे पुलिस वाले। दर्शकों, उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जम्मू खित्ते के साथ निरंतर पक्षपात होता है। ये पक्षपात का एक जीता जागता सबूत है, क्योंकि ये जनरल बस स्टैंड की मल्टी स्टोरी पार्किंग जम्मू में बन रही थी, इसलिए इसको ध्यान नहीं दिया गया। कि जल्दी से जल्दी तैयार हो, पार्किंग जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाज़ार में लोगों को गाड़ी लगाते हैं, फटक से चलान हो जाता है, लोगों को गाड़ी लगाने की बहुत प्रॉब्लम बन रही है। तो हम चाहते हैं ये कि ये बहुत जल्दी तैयार हो। हम लोगों की भी समस्या है इसमें, कोई कस्टमर आता है, गाड़ी लगाता है, फटक से उनका चलान काट जाता है, वो कस्टमर कैसे आएगा मार्केट में। ये पार्किंग जितनी जल्दी तैयार होगी, हम लोगों की भी समस्या इसमें ख़त्म होगी। वो विजिट कर चुके हैं, उन्होंने कहा है हम इसे जल्दी से जल्दी तैयार करवा रहे हैं। उनका कहना अब तो ये हमने तो ये सुना है शायद ये अगस्त में चालू हो जाएगी, अब पता नहीं होगी नहीं होगी, हम कह नहीं सकते हैं।